हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर था वो हमारा उसकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चे, तो अब हमने क्या करना है, उस चैप्टर में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर आए थे उनको देखना है। ठीक है जी, उनको हमने समझना है क्योंकि आपने अपनी नोटबुक भी बनानी है ना। आपके टीचर आपका क्लास टेस्ट भी लेंगे तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं, हम चैप्टर नहीं पढ़ते। बच्चे, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। हालांकि अभी आपकी एट्थ क्लास है लेकिन ये आपका बेस है। यहाँ पे आपका जो साइंस का मेन मैं वो बोलूँ बेसिक जो तैयार हो रहा है। ठीक है, एट्थ में अच्छे से पढ़ोगे तो नाइन्थ में साइंस बहुत आसान लगेगी और फिर टेंथ में टॉप करोगे। ठीक है, लेकिन अगर एट्थ में ही ऐसे सोचोगे ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर को छोड़ के भी तो चैप्टर में और भी तो कॉन्सेप्ट आते हैं जो क्वेश्चन आंसर में नहीं आते। फिर वो कॉन्सेप्ट आपका वहीं स्किप हो जाता है, वहीं पे रह जाता है। और फिर क्या होता है, आगे एट्थ वाले कॉन्सेप्ट एज इट इज़ टेंथ में आते हैं। फिर टेंथ में आपको होता है बोर्ड की क्लास है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसने एट्थ में वही कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है उसको वो टेंथ वाला कॉन्सेप्ट आपसे अच्छी तरह तैयार मिलेगा उसका हुआ। ठीक है, फिर आप सोचते हो कि उसने कैसे टॉप किया। अभी जैसे कल रिज़ल्ट आया था टेंथ का, ट्वेल्थ का। ठीक है, तो जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो उनका ये नहीं होता कि सिर्फ टेंथ में ध्यान से पढ़ते हैं, वो शुरू से ही ध्यान से पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ रहे हो। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके चैप्टर नंबर 8 था वहाँ पे ये मेंशन। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर 11 वो हो गया, कुछ ये भी होता है। वो मैं आपको न्यू एडिशन में से करवा रही हूँ, वो जो मैंने पीडीएफ बना रखी है। ठीक है, ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है थोड़ा सा, ये नहीं है कि आंसर चेंज हो गए, आंसर आपके ऐसे ही रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की जो हम स्टेट है उसको चेंज करते हैं। कैसे? बाय पुश और पुल। मीन्स हमने यहाँ पर क्या करना है, पुश और पुल अलग अलग से दोनों के लिए दो दो एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको पुश और पुल का मीनिंग क्लियर होगा तो दो क्या आप चार एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है बच्चे, तो पुश का मीनिंग हमारे पास होता है धक्का देना, ठीक है, अपने से दूर करना। और पुल का मीनिंग होता है अपनी तरफ खींचना। पुल का मीनिंग क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। जैसे मैंने एक्टिविटी एक करवा रखी है, चैनल पर विजिट करके शॉर्ट सेक्शन में वो ज़रूर देखना। तो एक बच्चे की हेल्प से वो कर रखी है, जैसे हमने तो पुश करके भी दिखाया है, पुल करके भी दिखाया है टेबल को। जब वो टेबल को अपनी साइड खींच रहा है दैट इज़ पुल। ठीक है बच्चे, तो देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे, कैसे लिखना है आपने। टू एग्जाम्पल ऑफ पुश फोर्स आर एज फॉलोज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इसमें राइट डाउन कर रखे हैं आप वही करोगे, अपने माइंड से आप और भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी ईजीएस्ट ले रखे हैं। ओके बच्चे, सबसे आसान ले रखे हैं ये भी। अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज़ पुश्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। कोई बॉक्स है, आपने उसको धक्का दिया, एक रूम से दूसरे रूम में लेकर चले गए। इससे क्या होगा? दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉक्स। आपने इस तरीके से देने हैं कि स्टेट है जो, स्टेट का मीनिंग क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो, कि वो रेस्ट से मोशन में आए, और जब वो मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो। इसीलिए उसने बोला एक रूम से दूसरे रूम में। ठीक है, जब डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होती हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। अब ये कॉन्सेप्ट किन बच्चों को पता होगा? जिन्होंने चैप्टर में ये चीज़ डिटेल से सुनी है, नहीं तो तुम्हें यही नहीं पता होगा कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आएगा यहाँ पे, अ प्लेयर पुशेज अ फुटबॉल यूजिंग हिज फुट। आप भी खेलते हो तो करते हो ना, पैर के साथ बॉल को ऐसे धक्का देते हो। इससे क्या होता है? दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल।
जो बॉल है उसकी स्टेट ऑफ मोशन है जो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने पुल फोर्स के लिए बताना है। तो पुल होता है अपनी तरफ खींचना। जैसे देखो कुएं से जब पानी निकालते हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं ना, रोप इज पुल्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ वाटर बकेट। ठीक है, रस्सी को क्या किया जाता है, जब कुएं से पानी निकालते हैं अपनी तरफ खींचा जाता है। इससे क्या होता है, ये चेंज करता है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ वाटर बकेट। ठीक है जी। अ ड्रॉर इज़ पुल्ड टू ओपन इट। ये ड्रॉर होते हैं, घर में रैक होते हैं, जैसे किचन में, वॉश बेसिन में, मतलब अलमीराज में लगवाते हैं हम। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम अपनी तरफ खींचते हैं, उसको बाहर की साइड खींचते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन है जो ड्रॉर की चेंज होती है। ठीक है बच्चे। होप सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहे बच्चे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपने बताना है वो 2 सिचुएशन जहाँ पर फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट की शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की शेप कैसे चेंज होती है, थोड़ा सा सोचो। मेरे माइंड में तो एक तो बलून्स वाला आ रहा है। इन्फ्लेटेड बलून होता है ना, उसको प्रेस करते हो तो उसकी शेप है जो चेंज हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक जो आपका वो वेट फ्लोर होता है, जैसे जब चपाती बनाते हैं उसमें भी शेप चेंज होती है वो। ठीक है बच्चे। और भी एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं, कितने मर्जी एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग। रबड़ का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको ऐसे मतलब बीच में से फोल्ड कर दो, उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्ले होती है, क्ले को कोई भी शेप दे लो फोर्स लगा के। ठीक है बच्चे। तो कितने मर्जी एग्जाम्पल लिख दो। जिसको टॉपिक की नॉलेज है ना, उसके लिए क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं है। मतलब जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया ना, क्वेश्चन आंसर तो वो बहुत बढ़िया करके आ सकते हैं फिर। तो देखो यहाँ पर जो एग्जांपल हैं, स्क्वीजिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल चेंजेस द शेप ऑफ बॉटल। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल को स्क्वीज़ करते हो, जब दबाते हो अपने दोनों हाथों के बीच में, तो बोतल की जो शेप है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स। क्ले वाला बता दिया, कितनी शेप दे सकते हैं हम अपने हाथ के साथ उसको। ठीक है बच्चे। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे वो फोर्स अप्लाई किया है हमने, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो क्या हुई है, यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया सभी को। अभी जैसे ना 2 एग्जाम्पल पूछे हैं, तो मैंने तो यहाँ बिल्कुल सही लिख रखे हैं। तो आपने ये नहीं करना कि आप भी बस मेरी तरह 2 ही लिख के आओ। ठीक है, आपने वहाँ पे अगर 2 पूछे हैं तो 3 लिखने हैं। कई बार आपका होता है एक में कोई गलती होगी, फिर भी 2 तो ठीक है, तो टीचर आपको पूरे मार्क्स देगा फिर भी, अगर आपने 2 पॉइंट भी आपके ठीक निकलते हैं 3 में से। ठीक है बच्चे। तो इसीलिए क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ 3 पूछी जाती है उसको 4 लिखा करो, 2 पूछी जाती है उसको 3 लिखा करो। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। आंसर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले आपने खुद ट्राई करनी है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। पहले आप लोग अपना आंसर लिखो यहाँ पे, फिर मैं मेरा बताऊंगी कि मुझे इसका आंसर ये लगता है। पानी को जब निकालते हैं कुएं से, तो रस्सी को क्या करते हो, धक्का देते हो क्या, अपनी तरफ खींचते हो। हिंदी में बता दिया चलो आपको। ठीक है। तो अभी ऊपर हमने ये बात की भी थी पुल के एग्जाम्पल में, है ना। तो ये तो जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुना है उन्होंने तो बता भी दिया होगा एकदम से, वी हैव टू पुल एट द रोप। ठीक है जी। अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट। अगर एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, तो वो क्या करेंगी, क्या करेंगी बच्चे, वो उसके पास जाएगी ना, वो चिपक जाएगी उससे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। तो अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट। सी पार्ट है यहाँ पे, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। ट्रॉली है कोई, लोडेड है, लोडेड है मतलब उसमें बहुत सारा सामान है, उसको क्या करते हैं, आई थिंक उसको पुश करते हैं। पुश करना थोड़ा इजी रहता है, कम फोर्स लगता है, बट उसको पुल भी कर सकते हैं। पुश वाली वहाँ पे कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हम उसको पुश ही करेंगे हर बार। ठीक है। तो टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश और पुल दोनों लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। डी है यहाँ पे, बाकी चलो एक बार आंसर के साथ क्रॉस मैच भी करेंगे हम।
द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। देखो दोनों नॉर्थ हैं, ठीक है। जब हमने फोर्सेस की बात की थी वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्सेस जो आया था, तो हमने वहाँ पे बताया था कि जो सेम पोल होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। हमने एक्टिविटी की थी ना, ये दो पोल को पास लेके आए थे बाहर मैग्नेट के। और जो अपोजिट होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल। तो इसमें आपका क्या आएगा, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ओके बच्चे, होप सो आपको समझ आ रहे हैं ये। एक बारी हम इसको सॉल्यूशन के साथ क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप, यही बताया था आपको मैंने। अ चार्ज बॉडी डैश अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट, हाँ जी अट्रैक्शन ही होगी। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू आइदर पुश और पुल इट, देखो ऐसे ही लिखा ना इसने भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता ही ऐसे ही है ये, ठीक है। वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती कि हम उसको वही करेंगे, ठीक है जी। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, नॉर्थ पोल होता है जो एक मैग्नेट का रिपेल करता है किसको, दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, यानी कि दूर जाने की कोशिश करता है उससे। हमारे हैंड्स को ऐसे बैकवर्ड मोशन फील होती है पीछे की साइड, ठीक है बच्चे। तो ये थे आपके फिलअप्स, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है, इसमें भी फिलअप से हैं। चलो एक बार देखते हैं, स्टोरी से लिख रखी है ये तो। एन आर्कर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, ये होते हैं ना जो आपके धनुष तीर चलाते हैं, तीरंदाजी बोलते हैं इसको, आर्करी, ठीक है। तो जो एक तीरंदाज होता है ये क्या करता है, वो होता है धनुष, ठीक है। जब वो टारगेट पे वो करता है, वो होता है वो उसके जो आर्क की टाइप की वो होती है जो, उसको वो खींचता है, जो रस्सी बंधी होती है एक तरीके से, सिंपल आपको तो ऐसे ही समझ आएगा, ठीक है। धनुष बाण आप ये बच्चे खिलौनों में भी रखते हैं, तो ये तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। शी देन रिलीजेज द एरो, फिर वो क्या करता है, पहले तो उसके जो बो है जो वो उसका, यानी कि जो रस्सी है उसको वो पीछे की साइड खींचता है उसमें एरो लगा के, और फिर एकदम से छोड़ता है और एरो है जो निकल के अपने टारगेट की तरफ जाता है। ऐसे ही होता है ना, अर्जुन को देखा है महाभारत में मछली की उस पर निशाना बांधते हुए, ठीक है। तो वो देख लेना, वो भी ऐसी ही बात है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, तो हमें तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक जो आर्कर है आपका, वो बो को पीछे की साइड खींचता है पहले, उसमें वो एरो लगाता है और फिर उसको एकदम से छोड़ देता है, पूरा टाइट करके फिर छोड़ देता है, ताकि जो एरो है, तीर है जो निशाने पर लग जाए। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने ये गैप है जो फिल करने हैं। ऊपर आपको ये क्लू भी दे रखे हैं, वेरी गुड, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर तो सारे स्टूडेंट इसको आराम से कर लेंगे। एक बारी आप अपना ज़रूर फिल करो बच्चे। मैं आपको यहाँ पे 10 से 20 सेकंड दे रही हूँ, चलो ठीक है। अभी हुए हैं 13-20, मैं आपको 13:30 तक का टाइम दे रही हूँ। चलो 10 सेकंड और दी, इतनी जल्दी नहीं होता, अभी तो 2 फिल किए होंगे, 2 और रहते हैं, उनको भी फिल कर लो आप लोग। तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं, आप अपने मैच कर लेना जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो ए है यहाँ पे, टू स्ट्रेच द बो, जब उसने बो को स्ट्रेच किया, खींचा, द आर्कर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉसेज अ चेंज इन इट्स, जो आर्कर ने फोर्स अप्लाई किया वहाँ पे, उससे क्या चेंज हुई है, बो की जो मतलब वो है आपका शेप चेंज हो गई है ना उसकी, ठीक है। जो वो हेमिस्फीयर की शेप में होता है ये, है ना, और फिर उसकी शेप चेंज होके एक तरह से ओवल की तरह बन जाती है वो, तो इन इट्स शेप आएगा, शेप है ना ऊपर, हाँ वो सेकंड लास्ट रहा। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्कर, जो आर्कर ने फोर्स अप्लाई की है, टू स्ट्रेच द बो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स, तो फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो उसकी बॉडी में क्या चेंज होता है, कहाँ से वो अप्लाई होता है, उसकी मसल्स में, ठीक है। तो चेंज इन इट्स नहीं, वो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स, तो कौन सा फोर्स आएगा ये, मस्कुलर फोर्स। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन से फोर्स का एग्जाम्पल है ये, उसको टच कर रहा है ना, तो कौन से फोर्स के एग्जाम्पल में आया था ये, कॉन्टैक्ट के में,
अगर वो उसको टच ना करता होता फिर वो नॉन कॉन्टैक्ट के में आ जाता। ठीक है बच्चे। वाइल द एरो मूव टुवार्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू, क्या बोल रहा है ये। जब एरो ने मूव किया टारगेट की तरफ, जो इस पर फोर्स एक्ट करता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अट्रैक्शन एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। एयर में क्या है, ग्रेविटी, तो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एयर। ठीक है बच्चे। हाँ यही आने चाहिए। बाकी चलो एक बार मैच भी कर लेते हैं, गलत देने की बजाय तो मैच कर ही लेते हैं। अच्छा ये ना ऊपर एक और वो लिखा था, फ्रिक्शन भी दे रखा है यहाँ पे। हाँ एक बार ऊपर देखना डी को, फिर करेंगे क्रॉस मैच। यहाँ पे आएगा वाइल द एरो मूव टुवार्ड्स इट्स टारगेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, फोर्स तो ग्रेविटी की वजह से एक्ट करता है। ठीक है। और एयर के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है बच्चे। तो चलो देखते हैं बाकी इसको, मुझे अभी यही लग रहा है। तो देखो बच्चे यहाँ पे ए है, टू स्ट्रेच द बो द आर्कर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप, यही बताया था हमने। द फोर्स अप्लाइड द बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। देखो उसने डायरेक्ट वो पूछा है कि वो किस फोर्स का एग्जाम्पल है, तो यहाँ तो मस्कुलर आएगा। अब जब उसने बोल दिया टाइप ऑफ फोर्स, कि वो कौन से फोर्सेस की कैटेगरी में आया था, टाइप कौन सा था वो, तो वो कॉन्टैक्ट का था, तो इसीलिए सी वाले में आपका आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। डी वाले में वाइल द एरो मूव टुवार्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, हाँ ग्रेविटी, और एयर के अंदर क्या होगा फिर आपका फ्रिक्शन। ठीक है बच्चे। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है जो यहाँ पे, फिफ्थ में भी क्या फिलअप्स तो नहीं है ये, इसमें सिचुएशंस दे रखी हैं, हमें इफेक्ट ऑफ फोर्स बताना है कि कौन से में स्पीड चेंज होगी, शेप चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, ये बताना है हमने। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में 3-4 पॉइंट पढ़े थे ना, तो वही बताने हैं हमने यहाँ पे बच्चे। तो देखो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है हमने एजेंट को। ठीक है, ये एजेंट यानी कि जो वहाँ पे काम कर रहा है, कौन सा फोर्स वो लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो लग रहा है। इफ़ेक्ट बताना है हमने फोर्स का हर एक केस में। तो ए है यहाँ पे, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, जो लेमन होता है उसको स्क्वीज करना, निचोड़ते हैं उसको, दबाते हैं, बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो यहाँ पे उसने मस्कुलर फोर्स लगाया है, लेकिन इफ़ेक्ट क्या होगा वो बताओ। जो लेमन की शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। बी है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। अब इसके लिए भी मस्कुलर फोर्स लगेगा, और टूथपेस्ट की जो शेप होती है वो भी चेंज होती है ना, बीच में से वो दब जाती है ना बच्चे, तो शेप भी चेंज होगी। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वेल। ये बोल रहा है कि स्प्रिंग को ना एक दीवार पे फिक्स कर रखा है और नीचे लोड सस्पेंड है, नीचे वेट लटका रखा है। तो स्प्रिंग की वजह से वहाँ पे मतलब लोड की वजह से फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होगा, जो स्प्रिंग है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड हो जाएगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा वो। ठीक है, खींच जाएगा। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। ये एथलीट जो होते हैं हाई जंप लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स से। और कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपने ये पैरों की हेल्प से ग्राउंड को पूरा प्रेस करते हैं, और फिर ग्राउंड बैलेंस करने के लिए अपवार्ड फोर्स लगाते हैं, तभी वो एकदम से काफ़ी ऊंचा उछल के और जो बार होता है वहाँ पे जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करते हैं। ठीक है बच्चे। तो चलो एक बारी हम देख भी लेते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन, क्रॉस मैच हो जाएगा, थोड़ा आपको लिखना भी आ जाएगा। तो ए में है यहाँ पे, इन स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन वी मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। ठीक है, जब हमने लेमन को स्क्वीज़ किया तो हमने मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया इसका जूस निकालने के लिए। दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन द लेमन, ये मस्कुलर फोर्स है जो लेमन पर एक्ट हुआ है, काम किया है इसने। एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या होगा फिर, द शेप ऑफ द लेमन गेट चेंज। जो शेप है जो लेमन की वो क्या होएगी बच्चे, यहाँ से चेंज। वी यूज़ आवर मस्कुलर फोर्स टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। हमने भी क्या किया, मस्कुलर फोर्स लगाया है ना टूथपेस्ट ट्यूब से, इसको पेस्ट को बाहर निकालने के लिए। द मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब
और जो मस्कुलर फोर्स वहाँ पे लगा है ट्यूब पे, एज अ रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट क्या होगा, शेप ऑफ द ट्यूब गेट चेंज, जो ट्यूब की शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सी में है फिर यहाँ पे जो वो लोड सस्पेंड किया था स्प्रिंग के साथ, हेयर द सस्पेंडेड लोड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग एंड पुशेस द स्प्रिंग डाउनवर्ड, यानी कि जो वो लोड सस्पेंड किया था उसकी वजह से जो स्प्रिंग है उस पर क्या लगा है, यहाँ पे फोर्स लगा है और स्प्रिंग है जो डाउनवर्ड पुश हो गया है, क्योंकि वहाँ पे वो फोर्स है जो अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से स्प्रिंग है जो कहाँ पुश हो गया है बच्चे, डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की ओर। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच हो गया, वो नीचे की तरफ चला गया यानी कि, ठीक है बच्चे। और शेप है जो वो भी उसकी क्या हो जाती है, फिर चेंज हो जाती है, स्प्रिंग की जो शेप है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एथलीट वाला था ये आपका, तो एन एथलीट पुशेस द ग्राउंड विद हिज फिट, जो एथलीट है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को पुश कर रहा है, पहले पूरा जोर लगा के दबाते हैं ना नीचे की इस तरफ से, हिज फिट एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड, तो जो उसके पैर हैं उन्होंने क्या एक्सर्ट किया, मस्कुलर फोर्स ग्राउंड पे, दिस अलाउज हिम, इसी की वजह से, जब उसने नीचे पूरा फोर्स लगाया है ना तो इसी की वजह से वो है जो जंप कर पाया उसको, बार को, ठीक है बच्चे, वो जो बैरियर था। और एज अ रिज़ल्ट इसी की वजह से इसका ही रिज़ल्ट क्या होगा, द स्टेट ऑफ मोशन गेट चेंज, ठीक है, उसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके जी। उसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, जो ब्लैक स्मिथ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ये लोहे का काम जो करते हैं उनको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं बच्चे। तो ब्लैक स्मिथ क्या करता है बच्चे, आयरन का एक टुकड़ा है उसको हैमर से चोट मारता रहता है वो, ऐसा क्यों करता है वो, जब उसको कोई भी टूल बनाना होता है, ठीक है, क्यों करता है, हाउ डज़ द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, हमने सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि वो जो उसने फोर्स लगाया हैमर के साथ, उसको जब चोट मारी पूरी, तो आयरन के पीस पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा, तो वो जो आयरन का पीस है बच्चे उसकी शेप है जो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, और जो रिक्वायर्ड शेप क्यों चेंज हुई, मस्कुलर फोर्स वहाँ पे एक्ट हुआ है हैमरिंग होने की वजह से, और उसकी शेप है जो वो क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो यही हमने एक्सप्लेन करना है, देखो अब इसको कैसे लिखोगे आप अपनी नोटबुक में, वैन अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन, वो गर्म किया हुआ होता है, ठंडे आयरन की नहीं इतनी जल्दी शेप चेंज होती, ये भी बात ध्यान रखनी है, हॉट होता है वो, ठीक है। वैन अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन ही यूजेज हिज मस्कुलर फोर्स, वो कौन सा फोर्स यूज़ करता है बच्चे, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, दिस मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द आयरन, ये जो मस्कुलर फोर्स होता है ये क्या करता है, चेंज करता है आयरन की शेप को, सो दैट, ताकि इट कैन बी गिवन अ डिज़ायर्ड शेप, ठीक है, जो शेप उसको चाहिए वो प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस, जो एक फूला हुआ बैलून है, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, ठीक है, तो इन्फ्लेटेड जो बैलून है उसको प्रेस किया गया कैसे, अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के अगेंस्ट, मतलब एक दीवार है, चलो मैं ये एक्टिविटी आपको करके दिखाऊंगी शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट सेक्शन को विजिट करते रहना, ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाऊंगी, अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बिन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, पता क्या किया इन्होंने, एक फूला हुआ गुब्बारा है, पहले उसको सिंथेटिक पीस के साथ रब कर लिया, और उसको रब करने के बाद दीवार के ऐसे वो कर दिया, जैसे हम पेस्ट कर देते हैं कोई चीज़, ऐसे लगा दिया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया, इट वॉज फाउंड, तो यहाँ से क्या मिला हमें, दैट द बैलून स्टिक्स टू वॉल, जो बैलून है ना आपका वो क्या हुआ, दीवार के साथ चिपक गए, वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल, तो वहाँ पर क्या फोर्स हो सकता है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, किसके लिए, जो अट्रैक्शन हुई है बैलून की वॉल के साथ, तो फोर्सेस के टाइप में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, कि चार्ज और अनचार्ज बॉडी वाला, तो देखो अब वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम चार्ज और अनचार्ज का जो होता है, ठीक है बच्चे, तो वही हमने यहाँ पे बताना है, कैसे लिखोगे आप लोग इसको,
ऑन रबिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून, जब हम रब करते हैं इन्फ्लेटेड बैलून को विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ का जो पीस होता है, इट बिकम्स चार्ज, तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी होती है वो अट्रैक्ट करती है किसको, अनचार्ज बॉडी को। पता ही है ये तो हमें, अभी पीछे भी हमने ये किया था फिलअप में, है ना। व्हेन दिस चार्ज बैलून इज प्रेस अगेंस्ट अ वॉल, अब वॉल पे तो कोई चार्ज नहीं है लेकिन बैलून पे चार्ज आ गया है, किसकी वजह से आया चार्ज, वो जो सिंथेटिक क्लॉथ है उसकी वजह से आया है, उसके वाला चार्ज है। तो जब हमने वॉल के साथ इसको प्रेस किया, इट स्टिक्स टू द वॉल। इंटरेस्टेड है ना, चलो देखते हैं ये होता है या नहीं होता, ठीक है, या फिर आपके बुक वाले वैसे ही थ्योरी लिखते हैं। आपने भी ट्राई करना है और मैं भी आपको शॉर्ट सेक्शन में ये एक्टिविटी कराऊंगी, ठीक है बच्चे। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बैलून एंड द वॉल इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जो फोर्स एक्ट करता है चार्ज बैलून और वॉल के बीच में वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ओके बच्चे, समझ आया क्वेश्चन आपको, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये तो, अभी तक सारे क्वेश्चनों में मुझे ये सबसे इंटरेस्टेड लगा, ठीक है जी। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। जैसे आप तो क्या करते हो, जैसे नहाते हैं कई बार, एक जगह से दूसरी जगह पानी की बाल्टी को लेके जाना हो मान लो, ठीक है बच्चे, तो उठाते हैं ना, ग्राउंड धरती से थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं उसको हम, तो फोर्स बताना है हमने उस बकेट पे कौन सा फोर्स काम करेगा। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो देखो जब भी हमने फोर्स लगाया है, अभी तक हम सभी क्वेश्चंस में यही पढ़ रहे थे कि फोर्स लगने की वजह से शेप चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। लेकिन इस केस में जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होती, वो बकेट एज इट इज़ आपके हाथ में ही रहती है, उसकी शेप भी वही रहती है, डायरेक्शन भी, स्पीड भी, ठीक है बच्चे। तो ऐसा क्यों होता है ये हमने यहाँ पर बताना है। वैसे तो देखो, आप देखो जब उसको उठाते हो तो जोर लगता है, आपकी बाजुओं में खिंचाव रहता है, और जब हमारी मसल्स में कोई ना कोई हमें इफ़ेक्ट महसूस होता है तो उस केस में मस्कुलर फोर्स होता है, ठीक है बच्चे। लेकिन अब ये देखो जो ग्राउंड लेवल से अप है, वो ग्राउंड पे हमारा हमेशा टुवार्ड्स ग्राउंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। धरती की तरफ कोई चीज़ आती है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, सभी को पता है ना ये बात। तो वो जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो बैलेंस कर देता है उस फोर्स को, अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, तो इसीलिए जो नेट फोर्स होता है बकेट पे वो आपका क्या होता है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है। तो कोई भी चेंज नहीं होता स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है बच्चे। तो देखो क्या है, वी मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू होल्ड अ बकेट ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, धरती से थोड़ा सा ऊपर, जस्ट 1 फीट है ना, इतना ही होता है, इससे भी कम बल्कि, ठीक है बच्चे। तो जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं हम, मस्कुलर फोर्स का। दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो मस्कुलर फोर्स होता है ये कैसे एक्ट करता है, कि इसके अगेंस्ट करता है ये एक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, दैट पुल्स द बकेट टुवार्ड्स द ग्राउंड, ये क्या करता है फिर पुल करता है बकेट को, कैसे, ग्राउंड की तरफ। ये जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हमने कैसे उसको खींच रखा है, अप की साइड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे कर रहा है उसको, डाउन की साइड। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे ये दोनों फोर्सेज हमारे पास। द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये जो फोर्सेज हैं इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। देयरफॉर इसीलिए क्या होता है बच्चे, द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज़ जीरो, तो जो नेट फोर्स है वो जीरो है और इसीलिए स्टेट ऑफ मोशन है जो वो चेंज नहीं होती, ठीक है बच्चे। उसके बाद है 9th क्वेश्चन है हमारे पास, अरे कितने हैं इसके क्वेश्चन, बस चलो 10 ही हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, अब तो 5-7 मिनट और आराम से बैठ के सुनते रहो, नोट करते रहो। A rocket has been firing upward to launch a satellite in its orbit. देखा है आपने ये, नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखना, ये बड़ा इंटरेस्टेड होता है बच्चे, ठीक है। फिज़िक्स के कंसेप्ट मुझे तो बाय गॉड बहुत इंटरेस्टेड लगते हैं सारे, मतलब फिनोमिना वो देखने में मज़ा ही बहुत आता है वो चीज़, ठीक है।
तो रॉकेट को अपवर्ड वो किया जाता है, जब लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट में, तो वहाँ पर फोर्स एक्ट करते हैं रॉकेट पे। कौन से? एक तो एकदम से जब हमने उसको लॉन्च किया, जब उसने अपने पैड को छोड़ा नीचे ग्राउंड से, वो एकदम ऊपर गया, ठीक है। और फिर आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड, बाद में, ठीक है। तो जब एकदम से उसने छोड़ा है तो वो वहाँ पे जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट आएगा, और फिर उसकी स्पीड है जो वो एकदम चेंज हो जाएगी। फिर वहाँ पे बताना आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला भी आएगा वहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखो क्या होता है, द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो वही है ना, ग्राउंड का तो कंसेप्ट आ गया, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही आएगा। तो जो दो फोर्स होते हैं जो रॉकेट पर एक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द रॉकेट टुवार्ड्स द ग्राउंड। ये क्या करने की कोशिश करता है? रॉकेट को ग्राउंड की तरफ खींचता है। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो फ्रिक्शन फोर्स तो है ही है क्योंकि वो गैसेस के कांटेक्ट में आता है वहाँ पे, ठीक है जी। विच अपोजेज इट्स मोशन, जो इसकी मोशन को क्या करता है? फिर अपोज करता है, ठीक है बच्चे। समझ आया सभी को? नोट कर लेना इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में, ठीक है जी। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर। जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर जैसे किसी ने नहीं देखा आपके घर में, अगर बच्चे हों, बच्चे को मेडिसिन जो देते हैं तो उसकी उसमें भी ड्रॉपर आता है छोटा सा, आगे जो एक ट्यूब टाइप होता है दैट इज़ कॉल्ड नोजल, और पीछे बल्ब टाइप होता है। तो एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो एकदम से जब हम उसमें वो मेडिसिन फिल करते हैं या पानी फिल करते हैं तो वहाँ पे बबल्स बनती हैं, ठीक है बच्चे। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, फिर जब हम उस, जैसे हमने उसको पीछे से दबा रखा है ना जब उसको फिल किया, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो जो वाटर है ड्रॉपर के अंदर पूरा फिल हो जाता है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज़ ड्यू टू, तो वो जो वाटर का राइज होना है तो वो हमारे पास, अच्छा ये सभी एक्सप्लेन करने हैं या कैसे? अच्छा ये तो इसने ना ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे, ठीक है। हमने ये बताना है यहाँ पे कि जो राइज ऑफ वाटर हुआ है, वो जो पानी ऊपर चढ़ा है, वो किसकी वजह से होता है? प्रेशर ऑफ वाटर, क्या वाटर के ऊपर हमने कोई प्रेशर लगाया है? हमने तो वाटर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाया, हमने तो प्रेशर जो लगाया है वो ड्रॉपर के बल्ब पे लगाया। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्या यहाँ कोई चीज़ ऐसे हुई है कि ग्राउंड की तरफ गई हो वो, बल्कि ये तो ऊपर गया है ना। तो ग्रेविटी का कंसेप्ट आपका आता है, जैसे वो बोल देता कि जो लीव्स हैं पेड़ से वो नीचे ही क्यों गिरती हैं, तो फिर आप वहाँ पे बताते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। थर्ड बोल रहा है शेप ऑफ रबड़ बल्ब, शेप का यहाँ कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो शेप का तो इस चीज़ में कोई वो नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया फिर, तो ये भी देख लेते हैं क्या है। डी ऑप्शन है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर तो ऑल टाइम प्रेशर होता ही है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो जो वाटर है अपराइज हो जाता है और फिल हो जाता है उसमें, ठीक है बच्चे। तो देखो इसको कैसे लिखोगे फिर आप लोग, द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। अगर ना मान लो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ना होता ऑप्शन, फिर आप इसको प्रेशर ऑफ वाटर के साथ भी थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, ठीक है। बस हम कॉमन सेंस लगाते कि वाटर के ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है बच्चे। तो देखो द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो वो वाटर राइज हुआ है ड्रॉपर में किसकी वजह से हुआ है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुआ है। द राइज ऑफ वाटर इन अ ड्रॉपर इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। व्हेन ऑल द एयर एस्केप फ्रॉम द नोजल, ठीक है, वो जो नोजल थी उसमें से जब पूरी एयर निकल जाती है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ एक्टिंग ऑन द वाटर, ठीक है। वाटर पर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है? जो एटमॉस्फेयर में है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है जी। फोर्सेस द वाटर टू फिल द नोजल ऑफ ड्रॉपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ही फोर्स किया है वाटर को वो जो ड्रॉपर की नोजल है उसको फिल करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ से जो चैप्टर है आपका फोर्स एंड प्रेशर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कब होगा? जब आप
चैप्टर की सभी वीडियोस देख लोगे। आई थिंक बस 3 वीडियो ही हैं, छोटी छोटी हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। और बड़े अच्छे अच्छे एवरीडे लाइफ के एग्जांपल लेके अच्छी अच्छी बातचीत करके बीच बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे उसको मैंने एक्सप्लेन किया है और ये आज आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स है आपका, आराम से पूछ सकते हो आप लोग वहाँ पे, ठीक है बच्चे। और एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे आपको करना चाहूँगी, आपके लिए मैं इतने एफर्ट्स करती हूँ, रिटन फॉर्म में क्वेश्चन आंसर लेके आना, उसको एक्सप्लेन करना, चैप्टर को एक्सप्लेन करना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर 1 क्लास, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ 8th क्लास का दे रही हूँ, मैं 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तीनों की साइंस, ठीक है। ऐसे ही हर एक चैप्टर, हर एक के क्वेश्चन आंसर, 11th 12th फिज़िक्स। तो इतना कंटेंट चैनल पर पड़ा है, आप लोग देख भी सकते हो। जैसे जैसे टाइम गोइंग ऑन है तो ऐसे ऐसे कंटेंट है जो वो भी बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। बहुत स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं, मुझे पता है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर भी करना। कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं, नहीं पसंद आता तो कमेंट करके बता देना कि मैम हमें ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही, मैं अपना तरीका चेंज करूँगी, ठीक है बच्चे। तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है, ठीक है। बट ये है कि आपको समझ आना चाहिए, मेरे किया किराए का फ़ायदा तभी है अगर आपके कुछ पल्ले पड़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। बाकी मैं मैक्सिमम यही कोशिश करती हूँ कि हिंदी में ही रहे, इंग्लिश का टच है जो थोड़ा कम ही रखती हूँ मैं, क्योंकि बाइलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।